नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह रोज की तरह प्रस्तुत करता हूं आज की बड़ी खबरें सिंपल भाषा में। कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सीबीएसई को निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा पहली से 8वीं तक के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। वही कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट करने के लिए इंटरनल असेसमेंट जो अभी तक लिए जा चुके हैं उनके आधार पर प्रमोट करने या फिर नहीं करने का निर्णय लिया जाए। कोरोना वायरस के कारण आप घर पर हैं और बोरियत महसूस कर रहे हैं तो लॉकडाउन के दौरान अपने इंटरेस्ट की कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो कि घर बैठे की जा सकती है, जैसे कि ऑनलाइन व्यायाम कक्षाएँ, किताबें पढ़ सकते हैं, पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डांस या म्यूज़िक के शौकीन हैं तो यह काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर है भारत सरकार के 1075 या फिर 011239780046। ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर दी हुई है। भारत के कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे राहत केंद्रों, क्वारंटीन सुविधाओं में भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्तियाँ उपलब्ध कराने और स्वच्छता के इंतजाम करने जैसे लॉकडाउन उपायों का पालन सुनिश्चित कराने में प्रवासी कामगारों की स्थिति का समन्वय और प्रबंधन करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों के उचित क्वारंटाइन और मानसिक सामाजिक उपायों के लिए परामर्श भी जारी किया था, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिंक यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 से जुड़ी शिकायतों पर DARPG के राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। यहाँ पर शुभारंभ करते हुए फोटो में आप इनको देख सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रशिक्षित उपदेशक या समस्त धर्म के सामुदायिक समूह के नेता राहत शिविरों का दौरा करेंगे और प्रवासियों को मानसिक सामाजिक सहायता प्रदान करेंगे। तकनीकी प्रश्नों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ईमेल उपलब्ध कराई है, technicalquery.covid19@gov.in। इस पर प्रश्नों के संबंध में एम्स नई दिल्ली जैसे संस्थानों से विश्वसनीय तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। समस्त तकनीकी दिशा निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों के लिए कुछ समय के लिए टोल फ्री नंबर 1075 और हेल्पलाइन ईमेल आईडी ncovid2019@gov.in भी चालू है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर, ओडिशा, आसाम, उत्तराखंड और बिहार के हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं और ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने अधिसूचित किया है कि चिकित्सा उपकरणों के सभी 24 वर्ग औषध आदेश 2013 के प्रावधानों के तहत गुणवत्ता नियंत्रण एवं मूल्य निगरानी के लिए 1 अप्रैल 2020 से औषध के रूप में नियंत्रित किए जाएंगे। यानी कि चिकित्सा के जो औजार और उपकरण हैं उनको भी दवाइयों की तरह ही जो प्राइस हैं उनके नियंत्रण में रखे जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी विनिर्माता इन मदों का MRP पिछले 12 महीनों के MRP से 10% से अधिक न बढ़ा पाए। आयुष मंत्रालय ने भी श्वसन संबंधी स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वयं की देखभाल के दिशा निर्देशों की सिफारिश की है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि लॉकडाउन से संबंधित निर्देश प्रस्तावित सामाजिक दूरी के उपाय और धार्मिक विशाल समागमों के लिए विशाल समूहों से बचा जाए। अब तक कोविड-19 से 1637 मामलों की पुष्टि देश भर में हो चुकी है और 38 मौतें हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 376 नए मामलों की पुष्टि हुई और 3 नई मौतें हुई हैं। 132 व्यक्तियों का इलाज किया जा चुका है। स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से इनको छुट्टी भी दी जा चुकी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय पोटाश लिमिटेड ने संयुक्त रूप से 11 करोड़ रुपए का योगदान PM केयर्स फंड्स में दिया है। यहाँ पर चेक सौंपते हुए आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर को। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई की स्थापना के साथ ही अब देश में PMRU वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मिजोरम में PMRU की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। PMRU एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में जम्मू कश्मीर प्रशासन के औषध नियंत्रक के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगा। इसे NPPA द्वारा आवर्ती और गैर आवर्ती खर्चों के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। PMRU सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने में NPPA और राज्य औषध नियंत्रण की मदद करेगा। इसके द्वारा सभी के लिए दवाओं की उपलब्धता और सामर्थ्य वाले क्षेत्रों में सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा और संचार गतिविधियों का आयोजन करने की भी संभावना है। शिक्षा और संचार को कहते हैं IEEC एक्टिविटीज़। PMRU औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश DPCO के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए दवाओं के नमूने एकत्र करेगा, डेटा एकत्र कर उनका विश्लेषण करेगा और दवाओं की उपलब्धता तथा उनकी ज़्यादा कीमतें वसूले जाने के संबंध में रिपोर्ट देगा। ऐसे समय में जबकि देश कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा है, PMRU द्वारा जम्मू कश्मीर में दवाओं की ज़्यादा कीमतें वसूल जाने के मामलों की निगरानी करने के साथ ही
स्थानीय स्तर पर जमाखोरी के कारण दवाओं की कमी जैसी समस्याओं का पता लगाए जाने का भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया जाएगा। कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक हुई। कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की। बैठक में राज्यों को तबलीग जमात में शामिल हुए लोगों के गहन संपर्क का पता लगाने के बारे में सजग किया गया। तबलीग जमात क्या है? मुस्लिम जो सुन्नी मुस्लिम है उनका एक संगठन है। इसने पूरे देश में परेशानी में डाल दिया है लोगों को, क्योंकि देश भर के साथ ही विदेशों से भी एक साथ यहाँ पर दिल्ली में निजामुद्दीन में लोग जमा हुए थे और 6 लोगों की मौत भी इसके अंतर्गत हो चुकी है और बहुत सारे 500-600 लोग जो हैं वह संक्रमित हैं, क्योंकि जमात के लोगों के देश के अन्य हिस्सों में लोगों के साथ संपर्क में आने की आशंका से कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के प्रयास खतरे में पड़ गए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वह जमात के लोगों के संपर्क का पता लगाने का काम युद्ध स्तर पर करें। यह पता चला है कि तबलीग जमात में भाग लेने वाले विदेशियों ने वीज़ा शर्तों का उल्लंघन किया था। राज्यों से ऐसे विदेशियों के साथ ही जमात के आयोजकों के खिलाफ भी वीज़ा की शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। राज्यों से अगले सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करने के लिए कहा गया है। इसमें लाभार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर नकदी हस्तांतरण का काम किया जाएगा। कोविड संक्रमण के मौजूदा हालात में आपसी दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए इसे अलग अलग समय में लागू करने की हिदायत भी दी गई है। बैठक में इस बात का संज्ञान लिया गया कि लॉकडाउन को पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया कि वे लोगों को सामुदायिक स्तर पर दूरी बनाए रखने के लिए तैयार करने के साथ ही बिना किसी बाधा के वस्तुओं की अंतर्राज्य आवाजाही सुनिश्चित करें। राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और उनकी आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से निपटने के रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संगठनों को सिविलियन प्राधिकरणों की सहायता पहुंचाने के प्रयासों को दोगुना करने का निर्देश दिया है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवाने, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, रक्षा उत्पादन सचिव श्री राजकुमार, पूर्व सैनिक कल्याण सचिव श्रीमती संजीवनी कुट्टी, रक्षा वित्त सचिव श्रीमती गार्गी कोल, R&D रक्षा विभाग एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक के श्री कृष्णा स्वामी नटराजन, महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख DPSUS और अन्य वरिष्ठ सिविल तथा सैन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में हिस्सा लिया। ये जितने भी अधिकारियों के नाम हैं महत्वपूर्ण हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी के नाम याद करिए। अभी हाल ही में RBI ने बैंकों को सावधि ऋणों पर मोहलत देने की अनुमति दी। पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 1 मार्च 2020 तक बकाया सभी सावधि ऋणों के साथ साथ कार्यशील पूंजी की सुविधाओं पर 3 माह की मोहलत की घोषणा करने की अनुमति दी है। इस संबंध में बहुत सारे सवाल लोगों के हैं, तो भारतीय बैंक संघ ने इस मोहलत के तकनीकी पहलुओं के बारे में जो सवाल प्रायः पूछे जाते हैं उनकी एक सूची का जवाब दिया है। तो सभी के जवाब मैं यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। RBI ने कब और क्या घोषणा की थी, तो आपको बता दें, पिछले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मार्च 2020 तक बकाया सभी सावधि ऋणों के साथ साथ कार्यशील पूंजी की सुविधाओं पर भी 3 माह की मोहलत की घोषणा की थी। RBI ने राहत पैकेज की घोषणा क्यों की है? तो RBI ने कोविड-19 महामारी की वजह से कामकाज में आए तरह तरह के व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए कर्ज भुगतान के भार को कम करने और लाभप्रद या सही ढंग से कार्यरत व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नियामकीय उपायों की घोषणा की है। यह महसूस किया गया कि कारोबारियों या व्यक्तियों के कैश प्रवाह में अस्थायी व्यवधान हो सकता है, लोगों के पास पैसा हो सकता है उपलब्ध ना हो और कुछ मामलों में तो आमदनी भी कम हो सकती है। ऐसे में वर्तमान उपाय उन कारोबारियों और व्यक्तियों को राहत प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है कि RBI के कोविड-19 नियामकीय पैकेज के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र कौन कौन है और क्या यह सुविधा सभी कर्जदारों को दी गई है? तो यहाँ पर आपको बता दें, सभी सावधि ऋण यानी कि कृषि सावधि ऋण, खुदरा या रिटेल, फसल ऋण और पुल खरीद के तहत ऋणों सहित और कैश क्रेडिट और ड्राफ्ट इस पैकेज के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। सावधि ऋण का मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद जिसको चुकाना होता है। यह सुविधा उन सभी खातों के लिए उपलब्ध है जो 1 मार्च 2020 तक मानक परिसंपत्ति यानी कि एसेट रही है। इसके अलावा अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचने के लिए सावधि ऋण की किस्तों ब्याज सहित जो होती है उनके रीपेमेंट की अवधि 90 दिन बढ़ाते हुए यह सुविधा सभी ऋण लेने वालों को दी गई है। सावधि ऋणों के लिए मूल अदायगी की अवधि 90 दिनों तक बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऋण 60 किस्तों में अधिकतम 1 मार्च 2025 तक देय हैं उन्हें अब 1 जून 2025 तक अदा किया जा सकता है, यानी कि
3 महीने उसकी अवधि बढ़ जाएगी। तो क्या भुगतान अवधि में यह परिवर्तन सभी प्रकार के सावधि ऋणों पर लागू है? तो यहाँ पर कहा गया है कि यह सभी सेगमेंटों के सभी सावधि ऋणों पर लागू है, चाहे वह कोई भी सेगमेंट हो और सावधि ऋणों की अदायगी की निर्धारित अवधि चाहे कुछ भी हो। क्या सावधि ऋणों की भुगतान अवधि में यह परिवर्तन केवल मूल कर्ज राशि के लिए है या फिर इसमें ब्याज भी शामिल है? तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जिस मूल कर्ज राशि की अदायगी 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच होनी है, उसका पुनर्निर्धारण 3 माह की अवधि के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जिस सावधि ऋण की अंतिम किस्त 1 मार्च 2020 को देनी थी, वह अब 1 जून 2020 को आपको देनी पड़ेगी। वहीं EMI आधारित सावधि ऋणों के मामले में यह 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच आने वाली 3 EMI होगी और इनकी अवधि 3 माह बढ़ाई जाएगी और इनकी अदायगी बढ़ाई गई अवधि के दौरान करनी होगी, जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में बताया गया है। वहीं अन्य सावधि ऋणों की बात करें तो अन्य मामलों में यह समान अवधि के दौरान बकाया होने वाली सभी किस्तों और ब्याज पर लागू होगा, चाहे भुगतान की अवधि मासिक हो, त्रैमासिक हो, छमाही हो, वार्षिक हो, बुलेट भुगतान हो, कैसी भी हो। जिन सावधि ऋणों का पुनर्भुगतान अभी शुरू नहीं हुआ है, उनके मामले में केवल ब्याज अदायगी पर ही 3 माह की मोहलत होगी। अगला प्रश्न है कि यदि किसी सावधि ऋण की बढ़ाई गई अवधि उसकी निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक या ऋण नीति में निर्धारित अवधि से अधिक हो जाती है, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया है कि यह अवधि इस तरह के सभी सावधि ऋणों के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह जानकारी जो कि प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट करके दी है, कल के वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा हो। जिन्होंने कल का वीडियो देख लिया है वह इस जानकारी को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो वह ज़रूर देखें, काफ़ी काम की यह जानकारी है आपकी इम्यूनिटी को, इससे आप मजबूत बना सकते हैं। तो यहाँ पर संकट के दौरान स्वयं की देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेदिक उपाय है वह बताए जा रहे हैं। पहला, पूरे दिन केवल गर्म पानी पिए। दूसरा, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम और ध्यान करने में लगाएं। तीसरा, हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन आदि मसालों का भोजन बनाने में प्रयोग करें, ये फ़ायदेमंद होते हैं। कोविड-19 संकट के दौरान स्वयं की देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ और आयुर्वेदिक उपाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिए गए हैं, जैसे कि च्यवनप्राश 10 ग्राम लगभग 1 चम्मच सुबह लें। मधुमेह के रोगी जो है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश लें। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी यानी कि सूखी अदरक और मुनक्का से बनी हर्बल टी काढ़ा दिन में 1 से 2 बार पिएं। स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ या ताज़ा नींबू का रस मिला सकते हैं। गोल्डन मिल्क 150 ml गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी चूर्ण दिन में 1 से 2 बार लें। इसके अलावा दिन में कम से कम 1 बार पुदीने का पत्ते अजवाइन डालकर पानी की भाप लें। खांसी या गले में खराश हो तो लौंग के चूर्ण में गुड़ या शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें, इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा सुबह और शाम को तिल या फिर नारियल का तेल या फिर घी नाक के दोनों छिद्रों में लगाएं, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। केवल 1 चम्मच तिल नारियल तेल को मुंह में लेकर 2 से 3 मिनट कुल्ले की तरह मुंह में ही घुमाना है। उसके बाद में उसे कुल्ले की तरह ही थूक दें, फिर गर्म पानी से कुल्ला कर लें। ऐसा दिन में 1 से 2 बार करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो क्लास 10वीं और 12वीं है उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो अनिवार्य विषय है केवल उन्हीं की परीक्षा होगी, बाकी अन्य परीक्षाएं नहीं होगी CBSE के द्वारा। तो यहाँ पर जो अनिवार्य विषय है उसकी लिस्ट दी हुई है। आप यदि 10वीं 12वीं में पढ़ते हो, CBSE का आपका पैटर्न है तो यहाँ पर देख सकते हो। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के रिस्पांस के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पाल और प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है कोरोना वायरस के लिए। दूरदर्शन पर 80 और 90 के दशक के कई मशहूर शो जैसे कि रामायण, महाभारत, ब्योमकेश बख्शी और सर्कस की वापसी के बाद लोगों के फेवरेट शो शक्तिमान की भी वापसी हो गई है और दूरदर्शन पर यह चालू हो गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के बीच दूरदर्शन पर 5 शो प्रसारित किए जाएंगे। इनमें चाणक्य, उपनिषद गंगा, शक्तिमान, श्रीमान श्रीमती और कृष्णा काली शामिल है। शक्तिमान 1 अप्रैल से दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा, श्रीमान श्रीमती दोपहर 2 बजे और कृष्ण काली रात 8:30 बजे। ये थे अभी तक के देश के प्रमुख समाचार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हों फेसबुक, व्हाट्सएप पर उनको भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि काम की जानकारियाँ सभी तक पहुँच पाए। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार। हाल ही में ग्वालियर सड़क दुर्घटना में मृत मजदूर के परिवार को
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने कार्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं श्री प्रतीक हजेला को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम ने कहा कि इस दौरान किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बताया है कि उपार्जन को फिलहाल स्थगित करते हुए नए शेड्यूल के अनुरूप व्यवस्था की जा रही है। किसानों से पूरा गेहूं खरीदा जाएगा, चिंतित न हो, इसकी जानकारी शीघ्र ही अलग से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खेतों में फसल कटाई कार्य में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। हार्वेस्टर्स के परिवहन को कहीं रोका नहीं जाएगा। श्री चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे निश्चिंत रहें, कतई चिंतित न हो, उनका पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। अन्य उत्पादन खरीदने की व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस रोग को यदि हम फैलने से रोकना चाहते हैं तो आइसोलेशन बहुत आवश्यक है, इसका महत्व सभी समझें। राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए है कि दूध, आटा और अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएं। लॉकडाउन में परिजनों के साथ समय बिताएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन इस दौर को भी जिए, बच्चों के साथ घर में सुरुचिपूर्ण टीवी कार्यक्रम देखें, योग करें। बचाव के इन उपायों से हम कोरोना को अवश्य पराजित कर देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस संकट की घड़ी में समाज के सभी वर्गों को राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब परिवारों को 1 माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। सहरिया, बेगा और भारिया जनजाति के परिवारों को 2 महीने की एडवांस सहायता राशि भेजी जा रही है। श्रमिकों को 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। किराएदार से मकान मालिकों द्वारा अभी किराया नहीं लिए जाने के निर्देश दिए हैं। फैक्ट्री श्रमिकों को भी वेतन और मानदेय देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से कहा कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने परिवार के हित में घर से बिल्कुल बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सबसे पहले किसी संदिग्ध व्यक्ति के पाए जाने पर जांच होती है, इसके बाद उपचार की व्यवस्था। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले को क्वारंटाइन में रहने का परामर्श दिया जाता है। श्री चौहान ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता कतई चिंतित न हो, यह संकट शीघ्र समाप्त हो जाएगा। राज्य सरकार ने जांच, उपचार और आइसोलेशन के पूर्ण प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि कोरोना की समस्या के कारण लॉकडाउन की व्यवस्था के चलते जनजीवन प्रभावित न हो, इसलिए ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। ये सेवाएं बड़ी राहत का सशक्त माध्यम बन गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 52 लाख विद्यार्थियों के खाते में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की 430 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है। मध्याह्न भोजन योजना में 66,27,000 विद्यार्थियों के बैंक खातों में 117 करोड़ रुपए खाद्य सुरक्षा भत्ता भी ट्रांसफ़र किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों के लिए भी 2-2 हज़ार रुपये की राशि दे दी गई है। प्रोफेशनल टैक्स, संपत्ति कर, केसीसी आदि की राशि जमा करने की तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। मध्य प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकांड मंडल के 8,85,089 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में 88 करोड़ से अधिक की सहायता राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना समस्या के संदर्भ में शहरों में विशेष रूप से लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने, लोगों को घरों से न निकलने और अपने परिवार को पूरा समय देने की सलाह दी है। श्री चौहान ने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है, सावधानियां भी बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस लक्ष्मण रेखा की बात की है उसे न लांघें, निश्चित ही हमारे प्रयास पूरी तरह सफल होंगे और हम जीत कर रहेंगे। अब बात करें तबलीगी जमात की, तो तबलीगी जमात में शामिल थे मध्य प्रदेश के भी 107 नागरिक। इनकी सूची प्राप्त हुई थी, जिसमें से 67 नागरिक क्वारंटाइन किए जा चुके हैं। इसके साथ ही भोपाल और प्रदेश में विदेशों से आए करीब 50 नागरिक भी क्वारंटाइन के लिए भेजे जा रहे हैं। तो ये तबलीगी जमात थी दिल्ली के निजामुद्दीन में। इसमें शामिल हुए थे मध्य प्रदेश के 67 लोग, जिनको क्वारंटाइन किया जा चुका है। 107 में से 67 यानी कि 40 अभी भी बाकी है, जिनकी पहचान करना बाकी है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के 4,839 अधिकारी कर्मचारियों ने कोरोना वायरस संकट में सहयोग के लिए अपना 1 दिन का वेतन कुल 1,27,45,839 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। हम सभी को इनका धन्यवाद करना चाहिए, मुश्किल घड़ी में लोगों का साथ दे रहे हैं। वहीं एमपी में आज फिर कोरोना पॉजिटिव के 20 नए मामले सामने आए हैं। एमपी में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 86 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में मजदूरी करने वाले टीकमगढ़ के सुखलाल अहिरवार, जो कि कोरोना संकट के चलते पैदल ही अपने गांव धामना लौट रहे थे, ग्वालियर में वाहन से टक्कर में आकस्मिक रूप से इनका निधन हो गया। इनके परिवार को मुख्यमंत्री ने 4 लाख रुपये सहायता देकर उनकी पत्नी से फ़ोन पर बातचीत करके ढांढस बंधाया। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार।
अब हम देखेंगे कोविड-19 की सिचुएशन रिपोर्ट, देश में और मध्य प्रदेश में इसकी क्या स्थिति है और आगे किस तरह से यह बढ़ने की या घटने की संभावना जताई जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान जो है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। 31 मार्च 2020 की अंत की स्थिति यह है। 31 मार्च तक की स्थिति में कुल कन्फर्म केस जो है 1637 हो चुके हैं भारत में और मध्य प्रदेश में 86। यहाँ पर मीडिया के द्वारा जो लेटेस्ट रिपोर्ट दी जा रही है वह यह कह के दी जा रही है कि यह लेटेस्ट रिपोर्ट है, लेकिन यह 2 अप्रैल 2020 को जो रिपोर्ट आपको दी जा रही है यह रिपोर्ट है 31 मार्च 2020 की स्थिति में। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे क्योंकि ये जो रिपोर्ट है एकदम फाइनल रिपोर्ट है और सरकार के द्वारा ये जारी की गई है, इसलिए आंकड़ों को संसाधित करने में और उसको सत्यापित करने में कुछ समय लगता है। तो कन्फर्म केस भारत में 1637 है, मध्य प्रदेश में है 86। एक्टिव केस 1551 है भारत में और मध्य प्रदेश में 81। 61 लोग देश भर में इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। भारत में 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में 5 लोग इस बीमारी के कारण मारे जा चुके हैं। पीपल अंडर ऑब्जर्वेशन जो कि है मध्य प्रदेश में 901। आज की स्थिति में आज ही ऑब्जर्वेशन में 901 लोगों को रखा गया है, जबकि टोटल 4705 लोगों पर नज़र रखी जा रही है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखा गया है आज ही 20 लोगों को, जबकि कुल मिलाकर 450 लोग हॉस्पिटल में आइसोलेशन में है। 2840 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, यानी कि घर पर ही एकांत में इनको रखा गया है। टोटल 3141 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। टोटल टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं आज 170 और अभी तक 989 टेस्ट जो कि नेगेटिव आए हैं। 133 टेस्ट आज नेगेटिव आए हैं। कुल 587 टेस्ट जो हुए थे, जो कुल टेस्ट हुए थे 989, उसमें से 587 नेगेटिव आए। डेली केसेस की बात भारत की करें तो लगातार देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि 27 मार्च को 149 मामले थे, उसके बाद में 28 मार्च और 29 मार्च को थोड़ी इनमें कमी देखी गई, लेकिन 30 मार्च को वापस से एकदम से इनमें बढ़ोतरी हुई, 219 मामले सामने आए और 31 मार्च को 273। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, बावजूद इसके लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी इसका एक कारण है। तो हमें चाहिए कि जागरूकता का परिचय दें और देश को इसके संक्रमण से बचाएं। यह आप देश को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि अपने परिवार को और खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि देश नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचेंगे, हम भी नहीं बचेंगे। डेट वाइज ट्रेंड जो इंडिया का और मध्य प्रदेश का है उसकी बात करें तो भारत में कुल केस है 1637, जबकि मध्य प्रदेश में 86। रेट ऑफ चेंज इन रिपोर्टेड केसेस जो मध्य प्रदेश है उसकी बात हम करें तो लगातार कम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी 27 मार्च के बाद में खुशी की बात यह है कि बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं हुई है। डेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू केसेस इन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग सिटियों में, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट की तरह जो बना हुआ है वह बना हुआ है इंदौर। इंदौर में 31 मार्च को ही 19 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक तरह से खतरे की घंटी मानी जा सकती है। लगातार इंदौर में कोविड-19 के जो केसेस हैं वह लगातार बढ़ रहे हैं। तो अभी तक मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वह आप यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। कुल मिलाकर 6 शहर इससे प्रभावित है: इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और शिवपुरी। डे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। टोटल 86 केसेस हैं। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देश भर में सबसे ज़्यादा मामले हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश इस लिस्ट में है 8वें नंबर पर। सबसे ज़्यादा 302 केस है महाराष्ट्र में, उसके बाद में 241 केरल में। तो देश भर में 1637 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। मैप में भी आप यहाँ पर कहाँ पर कितने केस हैं देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इन जिलों में यह वायरस फैल चुका है। जो आसपास के लोग हैं वह भी सतर्क रहें, सावधान रहें। सबसे ज़्यादा जो बेकार स्थिति है वह इंदौर में बनी हुई है,
इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। सावधानी तो सभी को बराबर रखनी ही है, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी आ सकता है, फैल सकता है एक दूसरे के संपर्क में आने से। यहाँ पर एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की भी जानकारी दी गई है। तो युवा अक्सर लापरवाही करते हैं। सबसे ज़्यादा मामले जो सामने आ रहे हैं वो युवाओं में आ रहे हैं और युवाओं से ही ज़्यादा फैल रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग को हालांकि ज़्यादा खतरा रहता है, लेकिन वो फैलाने में इतना योगदान नहीं देते हैं, क्योंकि घर पर ही ज़्यादा रहते हैं। जेंडर्स वाइज भी देखें तो पुरुषों में 51% पुरुष हैं जिनमें संक्रमण देखा गया है, और 27% महिलाएं हैं, जबकि 22% का डाटा अभी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पाया है। रीजन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह भी आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यह वायरस फैला है कांटेक्ट की वजह से, एक दूसरे से संपर्क की वजह से। 31% यह वायरस फैला है इधर उधर की यात्रा करने से, और 27% वायरस जो फैला है उसका कारण अभी तक पता नहीं है। ट्रैवलर डिटेल्स की बात करें तो वही डिटेल है कि यूके, ऋषिकेश, जर्मनी और यूनाइटेड अरब अमीरात से लोग मध्य प्रदेश में आए या फिर गए। तो आज की जो रिपोर्ट है उसका जो सारांश की हम बात करें तो देयर इज़ एन इंक्रीज इन टोटल न्यू केसेस इन इंडिया। 273 नए केसेस भारत भर में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 6 जिले इससे संक्रमित हैं। देयर इज़ नो इंक्रीज इन द फर्स्ट। पिछले 5 दिनों में और वृद्धि नहीं हुई है, चूँकि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की कोशिश की जा रही है। जो 20 नए केस आए हैं उनकी बात करें तो इंदौर में 19 केस, एक उज्जैन में आया है। इसके अलावा अन्य कहीं पर नया केस नहीं देखने को मिला है। मध्य प्रदेश जो है इस लिस्ट में, ऑल इंडिया केसेस की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। तो थोड़ा सा गिनने में गलती हो गई है, 9वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो यह थी दोस्तों देश और मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको उपयोगी लगेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।